प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक कुंडली लेकर के आया हूं। यह शुक्रवार का वो कार्यक्रम है जहां मैं आप लोगों के सामने एक लंबी वीडियो की कुंडली लेकर के आता हूं, जिसमें मैं लगभग संपूर्ण चीजें बताने का प्रयास करता हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, झट से इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। ये कार्यक्रम वो है जहां आप वास्तव में कुंडली देखना सीख सकते हो, और ये कार्यक्रम वो है जो हफ्ते भर के कार्यक्रम के बाद, जो मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को प्रायः बताता हूं या बताया करता हूं, उसका ये प्रयोगशाला है। यहाँ पे आकर के आप वास्तव में उन सारे सूत्रों को एक जगह इकट्ठा करके उसको समझने का प्रयास करते हैं, और तब जाकर के कुंडली देखने को सीखते हैं। शुरू करते हैं, बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंत में से तक। विक्रम संवत 2072, शक संवत 1937, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम प्लवंग संवत्सर है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, प्लवंग संवत्सर का मतलब कि यहां पे अब जिस संवत्सर में व्यक्ति जन्मा है उसका प्रभाव व्यक्ति चंचल चित्तों वाला हो जाएगा। उसका चित्त चंचल है, अब उसको आपको बांधना पड़ेगा, और व्यक्ति पे ये हमेशा इस बात का दबाव कायम रहेगा कि वो कितना अपने आप को मजबूती से स्थिरता को प्राप्त करने वाला होता है। आपने खुद को कितना ज्यादा शांतचित्त बना करके रखा हुआ है। यह संवत्सर आपको चलायमान और ढूल मूल बना रहा है। इसके प्रभावों को कमजोर करना होगा। जब तक आप नहीं जानते थे तब तक नहीं जानते थे, लेकिन इसका प्रभाव आपको हमेशा ही प्रभावित कर सकता है। आगे बढ़ने पर पता चलता है व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है। यह ठीक है। पिता के संबंध, पिता का लाभ, व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं का संचार, धार्मिकता का प्रभाव, वो आगे भी बताऊंगा कि व्यक्ति के जीवन में धर्म का कितना महत्व रहेगा और व्यक्ति कितना धर्म को आश्रय देने वाला होगा। व्यक्ति का जन्म पौष माह में हुआ है। ये ठीक है। ये शारीरिक रूप से व्यक्ति को स्वस्थ जहां बनाने का प्रभाव दिखाता है, वहीं को व्यक्ति थोड़ा सा व्यक्ति को कंफ्यूजन में भी रखता है। यहां पे व्यक्ति को प्रत्येक निर्णय लेने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों से जरूर ही एक बार सम्मानजनक स्थिति में जाकर के उसे पूछ लेना चाहिए, और ठोक पीट करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। वो प्रायः कई बार ऐसी स्थितियों में जा सकता है जहां उसे गलत निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसी स्थितियों से बचना होगा। शिशिर ऋतु में जन्मे हैं तो हो सारे काम, और प्रायः देर तक, दूर तक मेहनत करने के बाद व्यक्ति को प्रभाव में विकसित होते देखा जाता है। कृशकाय शरीर का हो जाता है व्यक्ति। आगे बढ़ के पता चला मंगलवार का जन्म, क्रुद्ध और कई बार उत्तेजना से युक्त। अब यहां पे व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं बनने देगा ये मंगलवार को जन्मे हैं तो व्यक्ति के अंदर जहर की तरफ फैलने की बात है। व्यक्ति की वाणी कठोर भी हो सकती है, लेकिन उसमें प्रभाव सत्य की भाषा का होगा। वो सत्यवादी होगा, सत्य बोलेगा, और कभी भी निंदनीय कृत्य नहीं करने वाला होना चाहिए। लेकिन चूंकि मंगल से प्रभावित है, इस वजह से पेशेंस कमजोर है उसके अंदर। जो एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति खुद को सामान्यतया संतुलन में रख करके किसी भी कार्य को कर सके, वो स्थिति थोड़ी कमजोर है। कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि का जन्मा व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह बनेंगे। अब ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा जब शुभ ग्रह बन जाते हैं तो व्यक्ति के आय के साधन को संतुलित करते हैं। आय लगातार एक जैसी स्थिति में रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नौकरी का लाभ मिल जाता है, पिता का लाभ मिल जाता है। पिता के व्यवसाय से, पिता जो काम करते हो वो काम व्यक्ति करने लगे तो बड़ा आनंद आ जाए। कृष्ण पक्ष के जन्मे होने के कारण व्यक्ति का जन्म चूंकि कृष्ण पक्ष में हुआ, ऊपर से 9वीं तिथि का है, तो अब होगा क्या, और जन्म भी मंगलवार का है, तो ये तीनों जो स्थितियां हैं ये व्यक्ति के जीवन को और व्यक्ति की वाणी को थोड़ा बहुत कठोर बना रहे हैं, और ऊंचा तीव्र स्वर और कभी कभी दुष्टता और धृष्टता करने का व्यक्ति जो है वो आदी हो जाता है। बार बार उसको मना करोगे वही काम फिर भी करेगा। उद्दंड का एक प्रभाव दिख जाता है। उसके बाद व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो आगे बढ़ने पे पता चलता है विशाखा नक्षत्र है। ये ठीक है, विशाखा नक्षत्र है तो कम से कम अगर व्यक्ति कोई भी दान वगैरह करना चाहे तो विशाखा नक्षत्र में दान कर सकता है। कोई भी नया काम अगर विशाखा नक्षत्र में करे तो ठीक है।
हाँ, लेकिन संतान उत्पत्ति पैदा करने के लिए ये नक्षत्र ठीक नहीं होगा। वृद्धि योग ये बढ़िया, व्यक्ति जीरो से शुरू करता है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, अपने प्रभावों को विकसित करने की प्रक्रिया शुरू से ही व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाती है और व्यक्ति को खुद से ही सारी चीजें शामिल करनी होती हैं जीवन में। अपने बल पर ही वो सारी चीजें इकट्ठा करे तो ज्यादा बेहतर है, किसी दूसरे का भरोसा ना करे। गर्करण ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति संतुलन में है, कुछ भी नहीं खाएगा और शुद्धता से युक्त होकर के जीवन जीना चाहता है। ये मिथुन लग्न के हैं और ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति जब मिथुन लग्न से आता हो, ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति शुद्ध भोजन करेगा, छोटे छोटे निवाले खाता है और बाल रूखे हो जाते हैं, कई बार तिरछी चाल चलने वाला होता है, कमर पतली हो सकती है, व्यक्ति लंबे शरीर को धारण करने वाला होता है और सुंदर होता है राजकुमार या राजकुमारी की तरह। अब एक बात और है जो समझने वाली है, इनका पंचांग कितना अच्छा बना है अगर हम उस पर गौर करें तो गौर करिए। प्लवंग संवत्सर में जन्मे लोग थोड़े से जिद्दी, हठी, गुस्सैल और कभी कभी उद्दंड से युक्त होकर के काम करने वाले होते हैं, चंचल होते हैं, अस्थिरता को प्राप्त करने वाले होते हैं। धन कमाने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है और कई बार भटकना भी पड़ता है। उसके बाद पौष माह, ये ठीक है। कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, दिन मंगलवार, ये तीनों ही चीजें जहां चंद्रमा की कुंडली में स्थिति जो है वो चंद्रमा की स्थिति शुभग्रह की बन रही है तो व्यक्ति को नौकरी में लाभ, व्यक्ति को अपने व्यवसाय में लाभ, धन का लाभ, पर व्यक्ति की वाणी को थोड़ा बहुत कठोर बनाता है और थोड़ा सा उसमें जो है वो कर्कशता भी देता है। झूठ भी व्यक्ति कभी कभी बोल सकता है और वहां पे मंगलवार के जन्म होने के कारण व्यक्ति उन्मुख है, तुरंत ही प्रतिक्रिया देने वाला है, पेशेंस कमजोर है, प्रतिक्रियावादी है, लेकिन कार्मिक है, वो आलसी नहीं है और कर्म करने में कर्म की प्रधानता से युक्त जीवन को जीने वाला है। ये पंचांग यहां तक ठीक है। ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण व्यक्ति का दाम्पत्य अच्छा रहे और व्यक्ति झगड़ालू ना हो, लेकिन हाँ बोलेगा जरूर। अब आगे अगर बढ़ के बताते हैं तो विशाखा नक्षत्र में जन्मा है, गुरुवत होता है, गुरुवत होता है। गुरु, अब वो खुद को, अपने आप को कभी भी किसी के सामने ज्ञान के मामले में कमजोर नहीं समझेगा, तर्क वितर्क भी करेगा। कई बार धन कमाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, धन कमाने में दिक्कत भी होती है और कई बार बहुत ज्यादा मशक्कत भी करनी होती है मिलते मिलते। अब इनके कार्य क्षेत्र में, चूंकि ये शनि से प्रभावित हैं, शिशिर ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से होगा क्या कि इनके कार्य क्षेत्र में जहां ये व्यक्ति काम करे वहां पे इनके साथ पॉलिटिक्स होता रहे और जो नीचस्थ कर्मचारी हैं, जो इनके साथ कलीग हैं, जो इनसे कम वेतन पे काम करते हों या जो इनसे कम प्रभावित कर पाते हो बॉस को, वो इनके जेब कतरे के तरह इनका जेब काटने के पीछे इनके पड़े रहते हैं। तो ये स्थिति इनके साथ हमेशा ये बनी रहेगी जहां इनको खुद को साबित करने का प्रभाव और दबाव हमेशा बनाए रखना चाहिए। अब आइए इनकी कुंडली में, इनकी कुंडली के सबसे पहले इनके नक्षत्रों की चर्चा कर देते हैं कि विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नक्षत्र इनका है विशाखा। अब जरा गौर करिए, ये 16वां नक्षत्र होता है और ये इसके अधिपति जो हैं वो गुरु होते हैं, गुरु का ये नक्षत्र होता है विशाखा नक्षत्र। व्यक्ति जो है वो अगर पिता का लाभ ले या जो काम पिता करते आए हों, अगर पिता सरकारी नौकरी करते आए हों तो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तरफ अपना ध्यान लगाए, अगर पिता व्यवसाय करते आए हों तो व्यक्ति को पिता का व्यवसाय संभाल लेना चाहिए या उस क्षेत्र में जुड़ करके या उससे संबंधित काम अगर व्यक्ति करता है तो लाभ की स्थिति अच्छी है। उसके बाद ज्ञान से युक्त है, परिपक्व है, अनुभव से युक्त है, धार्मिक भी होगा पर कठोर धार्मिक होता है। ये एक ऐसा शिक्षक हो सकता है जिसके हाथ में हमेशा ही शनि की तरह छड़ी रहती है और ये क्रूर शिक्षक है, सामान्य शिक्षक नहीं है। ये क्रूरता से अपने प्रत्येक अनुशासन के प्रत्येक पन्नों का जबरदस्त तरीके से अपने छात्रों से याद करवा देता है। इसको ये बात पता है कि किस तरीके से छात्रावास में बच्चों को रखा जाता है। ये व्यक्ति जिनकी कुंडली मैं देख रहा हूं, ये वास्तव में शिक्षक बन सकती हैं, व्यवसाय अपना कर सकती हैं, पिता का काम संभाल सकती हैं, सरकारी नौकरी और पिता से जुड़ करके कोई भी काम व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अपना खुद का कोई भी काम करे व्यक्ति तो सबसे ज्यादा अच्छा है। नौकरी के लिए या फिर अगर इस कुंडली की मैं पांच अच्छी बातें अगर बता दूं तो सबसे पहले शुरू कर देता हूं अब यहीं से। तो सबसे पहली और सबसे अच्छी बात जो ये है कि व्यक्ति की कुंडली में केतु यहां धर्म भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रह नहीं, ये 11 नंबर की राशि है। मूलतः इसको बनना था यहां,
पर धर्म भाव में बनी है। ये धर्म का भाव है और ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, जहां धर्म का कारक गुरु उसे स्वयं अपने मित्र की राशि में बैठ करके, गुरु सूर्य की राशि में बैठ करके इसको देख रहे हैं। धर्म का कारक स्वयं देखा, वहां पे जो राशि बनी है वो लाभ की राशि बनी है। वहां का अधिपति व्यक्ति की कुंडली में वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ, जहां चंद्रमा खुद नीच के बैठे हैं। शनि और चंद्रमा का योग बना। अब एक बात जो मैंने एक बार किसी कार्यक्रम में बताई थी बात, कि जन्म कुंडली के अगर नवम भाव के अधिपति, ध्यान से समझिएगा, पैतृक संपत्ति का यह योग बना देता है कि जन्म कुंडली के नवम भाव के अधिपति अगर अष्टम भाव में या छठे भाव में बैठे हों, अष्टम नहीं छठे भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति की कुंडली में नौकरी का योग, व्यक्ति की कुंडली में पैतृक संपत्ति का योग, और व्यक्ति की कुंडली में पिता के साथ जुड़ करके उसके पूर्वज जो काम करते आए हों अगर वो करे तो लाभ मिलता है। और व्यक्ति को कभी भी उसके पैतृक संपत्ति से उसे कोई भी दूर नहीं कर सकता है, उसको उसकी नौकरी से कोई भी दूर नहीं कर सकता है। ये स्थिति है। यहां पे व्यक्ति की कुंडली में अगर केतु 11 नंबर की राशि में बैठे होंगे तो समस्त प्रकार की इच्छा पूर्ति वो केतु कराएंगे, धार्मिक बनाएंगे, और उसको पता होता है कि धर्म ही और दान देना ही उसके प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का हल है। इस वजह से वो दानी हो जाता है। जब कभी भी वो समस्या में फंसता है तो सबसे पहले परमात्मा को याद करता है, और ये व्यक्ति तभी सिर्फ परमात्मा को याद करेगा जब वो समस्या से ग्रसित होगा। हां, ये कुंडली बताती है और यही तो कुंडली बताती है। इस वजह से व्यक्ति को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि परमात्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे जब आप इच्छा करे उसका उपभोग करो और फिर उससे मुंह मोड़ दो। नहीं, वो परमात्मा ऐसी शक्ति है जिससे आपको हमेशा ही उसके शक्ति का एहसास होना चाहिए और हमेशा ही उसे याद करना चाहिए। श्वास प्रश्वास, ये भाव वहां पे यही दिखा रहा है। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है। यहां केतु वहां बैठे हैं। केतु सर्वाधिक अनुभवी ग्रह होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धार्मिक बनाएगा, व्यक्ति दानी होगा, व्यक्ति प्रभाव से युक्त होगा, उसके समाज में प्रतिष्ठा के पल बढ़ेंगे और वो दान दे करके बताने वाला होगा मैंने दान दिए हैं। तो अगर ये गुण विकसित हो रहा है तो इसको अभी ही रोकना होगा। अभी ये 2016 की हैं, 5 साल की बच्ची। ये सब चीजें आगे आने वाले दिनों में जब ये बड़ी हो जाएं, तब ये जब देखने और समझने लगेंगी तब इन्हें ये अच्छा लगेगा। फिलहाल के लिए बता दूं तो व्यक्ति अगर कोई भी दान दे तो उसे किसी को बताए नहीं, पर व्यक्ति को दरअसल यहां पे धर्म का लाभ मिलेगा। ये पहली सबसे अच्छी बात। दूसरी सबसे अच्छी बात, व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से केंद्र में हैं और दोनों ही गुरु 1 2 3 4 गुरु से चंद्रमा केंद्र में, पर वो दोनों त्रिक भाव में बैठे हैं। यहां गुरु त्रिक भाव में और यहां भी चंद्रमा त्रिक भाव में। चंद्रमा जो है वो नीच राशि के बैठे हैं, और जरा गौर करिए तो मंगल जो है वो कहां बैठे हैं जन्म कुंडली में, उसके निकटस्थ। जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां मंगल निकटस्थ ही बैठे हैं, तो राशि का अधिपति निकट बैठा है। और उसके आगे देखिए तो एक तरफ मंगल और दूसरी तरफ शुक्र और बुध। चंद्रमा को बल मिला कैसे? 2 तरीके से। एक तो वो शुभग्रह है, सबसे पहली बात। दूसरा वो गुरु से केंद्र में आ रहा है। अगर ये बात और भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन कब? जब यही गुरु और चंद्रमा केंद्र में हो जाते तब। लेकिन ये थोड़ी सी कमजोरी के साथ ही पर परिणाम जरूर देगी, दुश्मन और रोग आदि से मुक्ति देने में। यहां पे चंद्रमा इनको रोगी भी बनाएगा और मुक्ति भी देगा गुरु के कारण। लेकिन चूंकि यहां शनि बैठे हैं तो व्यक्ति को आलसी भी बनाएगा और व्यक्ति को उत्पादन क्षमता से युक्त भी रखेगा। व्यक्ति की कुंडली में जब भी कोई बीमारी ठीक होगी तो गुरु की दशा में। व्यक्ति की कुंडली में जब भी व्यक्ति बीमार पड़े तो चंद्रमा के कारण, शनि के कारण अगर आलस्य बढ़े तो। लेकिन गुरु से केंद्र में होने के कारण व्यक्ति अपने ज्ञान के बदौलत अपने प्रत्येक प्रकार की परिस्थितियों से निजात पाने में सक्षम होगा। उसके पास अनुभव हो, इसका बिल्कुल पक्का योग बन रहा है, क्योंकि केतु और गुरु का संयोग बन रहा है। केतु सर्वाधिक अनुभवी ग्रह होते हैं। ऐसी स्थिति में कि चंद्रमा और गुरु का संयोग बनना, चंद्रमा के निकटस्थ मंगल का बैठना, राशि के अधिपति के निकट बैठे, और उस चंद्रमा के आगे 2 शुभग्रह शुक्र और बुध के बैठ जाने के कारण चंद्रमा का बल बढ़ जाता है। और वो चंद्रमा निस्संदेह अच्छा परिणाम भी देने वाला होगा। व्यक्ति को अपने माता के साथ संबंधों को और भी ज्यादा विकसित करने की बात हो जाती है। पिता के साथ भी संबंधों को विकसित करने की बात हो जाती है, क्योंकि सूर्य भी अष्टम में बैठे हैं, चंद्रमा भी छठे में बैठे हैं, गुरु भी राहु और केतु के साथ हैं जो कि दशम स्थान के अधिपति हैं। पिता और माता का व्यक्ति आज्ञाकारी हो, उनको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट न दे, तो ये बात बड़ी अच्छी हो जाए। क्योंकि वास्तव में सूर्य अष्टम में ठीक नहीं होते, व्यक्ति को कष्ट देते हैं, दूर भेज करके धन कमाने का
आसरा पैदा व्यक्ति को करना पड़ता है और उसी के भरोसे व्यक्ति का जीवन कई बार चल जाता है। जो चाहे वो कई बार ना मिले और कष्ट की स्थिति नौकरी में लाभ की स्थिति को कमजोर कर देते हैं। और वास्तव में तो शनि और चंद्रमा का विषदोष बना ही है, लेकिन यहां पे डिग्री में दोनों अंतर पे हैं, इस वजह से यहां विषदोष नहीं बनेगा और व्यक्ति फिर भी बचा रहेगा। ये चंद्रमा गुरु से केंद्र में, चंद्रमा के आगे दो शुभ ग्रह के बैठने के कारण ये दूसरी सबसे अच्छी बात थी। तीसरी सबसे अच्छी बात है, लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं। धनु राशि का अधिपति, अब ध्यान से समझिएगा, लग्न का अधिपति बुध ये मिथुन राशि लग्न को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, और वास्तव में वो शुक्र के साथ बैठा है जो पंचम का अधिपति है। तो लग्न के अधिपति का संबंध पंचम के अधिपति के साथ जन्म कुंडली के सप्तम भाव में होना, तो यानी कि लग्न जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति का स्वास्थ्य, तो लग्न का अधिपति लग्न को देखने से व्यक्ति में आयु जुड़ी, व्यक्ति सुंदर हुआ। शनि के शिशिर ऋतु में जन्मे होने के कारण और विशाखा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण, शुक्र और बुध जैसे दो शुभ ग्रहों का केंद्र में प्रभाव पड़ने के कारण व्यक्ति संतुलित है, शुद्ध है, अच्छी मानसिकता का है, विद्वान है, बुद्धिमान है, खोजी है और श्रेष्ठ बुद्धिमती का होने वाला है, आदरणीय है समाज में। दूसरी बात है कि लग्न और पंचम का योग जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में होकर के व्यक्ति को प्रेमी और प्रेमी किस्म का बनाता है। साथ ही साथ व्यक्ति में ज्ञान की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि शुक्र जो स्वयं पंचम भाव के अधिपति होकर के बुध के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति में जानने की इच्छा जाहिर करेगी और व्यक्ति जानने में उत्सुकता रखता है, कृतज्ञ होता है, देशभक्ति की भावना से युक्त होता है, नमक का शरीयत रखने वाला होता है, जिसका नमक खाए उसकी थाली में छेद ना करे, ऐसी स्थिति बनती है। जन्म कुंडली में यहां मंगल व्यक्ति के देशभक्ति की भावना से व्यक्ति को ओतप्रोत रखेंगे और व्यक्ति कर्मठ होगा। ज्ञान में हाँ थोड़ा सा यहां पे ऐसी बात दिख जाती है कि व्यक्ति अगर सही समय पे कई बार संतति पाने का प्रयास ना करे तो गर्भ गिरने के खतरे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि मंगल यहां पे तुला राशि के होकर के बैठे हैं जो वास्तव में सप्तम भाव की राशि है। तो इस वजह से व्यक्ति को कभी भी संतान में वृद्धि जब भी करनी हो तो एक सही और समुचित समय का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, ये दूसरी सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि जन्म कुंडली में लग्न और पंचम का योग और उसका लग्न पे प्रभाव, ये तीसरी सबसे अच्छी बात। चौथी सबसे अच्छी बात क्या थी इस कुंडली में? चौथी सबसे अच्छी बात यह है कि लाभ के अधिपति, गौर करिए, लाभ के अधिपति मंगल पंचम में बैठ करके लाभ को देख रहे हैं और वो गुरु में मंगल जब भी दशा में आए तो व्यक्ति को लाभ हो। मंगल और चंद्रमा का संबंध जहां मंगल के लिए ठीक है वहीं चंद्रमा के लिए थोड़ा बहुत कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा से मंगल द्वितीय जा रहे हैं। यह अलग बात है कि मंगल चंद्रमा के निकट बैठे हैं, अपनी राशि में चंद्रमा को बिठाया है और खुद ही शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, जिससे कि तात्कालिक मित्रता भी बन रही, यानी कि यहां पे मित्रता का भाव मंगल का रहा। तो ये तीसरी नहीं चौथी सबसे अच्छी बात कि लाभ का अधिपति लाभ को देख रहा है पंचम में, तो व्यक्ति के जीवन में जितनी भी सांसारिक इच्छाएं होंगी वो मंगल पूरा करते देखे जा रहे हैं। मंगल का प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में जरा गौर करिए, वो लाभ के अधिपति होने के साथ साथ जन्म कुंडली के रोग के अधिपति भी होते हैं। रोगेश अपनी राशि से निकटस्थ जाकर के बैठा है, रोग से मुक्ति ही देगा, दूर नहीं है वो, और वो निकट बैठा है, व्यय करा रहा है, तो कई बार बड़े पुत्र या बड़ी पुत्री को रोग हो जाता है रक्त से संबंधित। कई बार व्यक्ति को एक्सीडेंट का खतरा हो जाता है, कई बार व्यक्ति के कमर के नीचे के समस्याओं को देखा जाता है, नाभि के क्षेत्र को प्रभावित होते देखा जाता है, कई बार व्यक्ति को अपच, एसिडिटी, कब्जियत और कॉन्स्टिपेशन की शिकायतें भी होते देखी जाती हैं। व्यक्ति को शहद आदि का प्रयोग हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे पाचन शक्ति ठीक होती रहे। ये बात यहां तक बनी, क्योंकि मंगल की उच्च राशि यहां बनी है, जहां मंगल की चौथी दृष्टि यहां बनी है और सूर्य वहीं बैठे हैं, तो व्यक्ति को कई बार ऐसी स्थितियों में अपने आप को हमेशा ही संतुलन में रखना होगा, अपने अंगों को हमेशा ही सुरक्षा के घेरे में रखना होगा, अपने बहन और भाइयों के सुरक्षा के प्रति व्यक्ति को जिम्मेदार होना पड़ता है, सिंह वाले जानवरों से व्यक्ति को बचना पड़ता है, गहरे पानी में जाने से, पूल में नहाने से और कई बार छत पे जाकर के बहुत ऊंचाई पर जाने से बचना चाहिए। इतनी बात है, ये मंगल की बात। ये चौथी सबसे अच्छी बात। पांचवी और सबसे अच्छी बात वो ये है कि जन्म कुंडली के केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, पर दो ग्रह जो शुक्र और बुध होते हैं ये व्यक्ति को संतुलित बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे और श्रेयस्कर बना देते हैं, व्यक्ति को प्रत्येक दिन जीतने वाला बना देते हैं। शुक्र जहां अनुभव का कारक, अनुभव देने वाला, बुध जहां बुद्धिमानी का कारक,
बुद्धिमान और बुद्धिमानी से युक्त रखने वाला हो जाता है। अब एक एक करके मैं ग्रहों पे चर्चा कर लेता हूं। ये कुंडली की 5 बातें जो जानने के लिए आवश्यक थी। अब चर्चा में आपको सबसे पहले ग्रहों में महत्वपूर्ण और सर्वाधिक जो स्वयं साक्षात नारायण के रूप में हमें दिव्य रोशनी देते हैं, सूर्य की करता हूं। अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाए ना, बड़ी परेशान करता है। और वास्तव में अगर वो सम राशि का बैठा हो और कुमार अवस्था में जैसे कि इनकी कुंडली में बैठा है, तो अपनी राशि से वो कहाँ बैठा, तो गौर करिए ये त्रिक भाव है और त्रिक भाव में ही बैठा है। और जहां वो बैठा है वो वास्तव में उसके शत्रु की राशि है, जिससे वो देखा भी जा रहा है। तो वो व्यक्ति को आयु तो दे दे, क्योंकि अष्टम भाव में शनि की राशि बनी और शनि ने देख लिया, पर सूर्य को भी तो देख रहा है। वो जन्म कुंडली का अष्टमेश और जन्म कुंडली के त्रिक भाव के अधिपति को देखता है। तो व्यक्ति को मेहनत करनी होगी। और व्यक्ति को पिता के कारण कई बार पिता से मतभेद की भी स्थिति में जाता है। पिता का ख्याल, पिता के साथ संबंध अच्छा रखे, धन दूर कमाने के लिए जाए, या कई बार जाना ही पड़ता है, विवाह दूर हो जाए, कई बार व्यक्ति जो है वो दूर चला जाए तो उसके धन किसी दूसरे के द्वारा हड़प लिए जाते हैं। पिता के साथ संबंध कमजोर हो, पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो, और अष्टम भाव में 10 नंबर की राशि बनी है तो पिता नौकरी करे तो उनके भी कार्य में कभी कभी व्यवधान की स्थिति आ जाती है। अर्थ की स्थिति कमजोर नहीं है इस कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं। और दरअसल जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति होकर के वो नीच के भले बैठे हों, व्यक्ति को ऋण में डालेंगे, क्योंकि वो शनि के साथ बैठे हैं तो कोई भी इनके सामने टिक नहीं सकता है। लेकिन व्यक्ति को ऋण लेने और देने से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य भी अष्टम में कर फंस गए और चंद्रमा भी छठे में फंस गया। तो अब यहां पे व्यक्ति पे इस बात का प्रभाव हमेशा विकसित होता रहे कि वो ऋण लेना है और ना ऋण देना है। जो है अपने प्रभाव को उतने में ही बना करके रखना है। किसी 2 लोगों के बीच में, किन्हीं भी 2 व्यक्तियों के बीच में व्यक्ति को कभी भी पुल बनने का काम नहीं करना चाहिए। एजेंट ना बने, दलाली ना करें, और किसी 2 लोगों के बीच में मध्यस्थता ना करें। किसी दूसरे को पैसे ना दें खुद के बल पे, खुद के भरोसे पे, ना तो किसी को मदद करें, मतलब किसी दूसरे का मदद, किसी दूसरे को देना। 2 लोगों के बीच की दूरी को पाटने में कभी कभी व्यक्ति खुद ही पिस जाता है, ये काम ना करे। दूसरी बात है, अब यहां पे चूंकि सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को दंत रोगी बना दें। हड्डियों का कारक होता है शनि, पर मूलतः अगर सूर्य अष्टम में बैठ जाते हैं तो नेत्र और हड्डी दोनों कमजोर हो जाए। पेट का रोग और पेट की समस्या कई बार व्यक्ति को, जब अब इनकी कुंडली में मैं जो दशा देख रहा हूं उसमें 2027 के छठे महीने से 2028 के 5वें महीने तक शनि में सूर्य चलेंगे, तो वो जो दशा हो उसमें व्यक्ति को कई बार चोट चपेट की घटना से युक्त होना पड़ता है। तो इस 1 वर्ष को व्यक्ति को बहुत ही संतुलित होकर के और सूर्य की आराधना में निकालना चाहिए। ये दशा है। और एक बात जो कि हमेशा ही समझने वाली है, व्यक्ति मित्र सही बनाए, धुआं धुक्कुर का इस्तेमाल ना करे। कई बार व्यक्ति जो होता है वो गलत मित्रों की संगति में पड़ जाता है और मित्र पहचान नहीं पाता, या कई बार गलत संगति में पड़ करके खुद का ही नुकसान कर बैठता है। बाजार का सामान जितना ज्यादा हो सके कम खाए, और वास्तव में अपने पेट को लेकर के व्यक्ति को हमेशा ही सजग होने की स्थिति में जाना चाहिए। नौकरी की स्थिति है कुंडली में, शुरू में ही बोल चुका हूं, सूर्य आधा फल कर रहे हैं, कुमार अवस्था के हैं, अपनी दशा में ये अनुभव को देने वाले, अनुभव से युक्त रखने वाले, और व्यक्ति इस दशा में कुछ सीख सकता है। हो सकता है इस दशा में पिता का, हो सकता है मैं इस दशा में माता के स्वास्थ्य को कमजोर होते हुए देखा जाए, या उनके कारण व्यक्ति को कई बार परेशानी जीवन में मिलती है इस दशा काल में, सूर्य की दशा में या सूर्य से संबंधित दशाओं में। अब आगे चंद्रमा पे बात करता हूं। अब बात चंद्रमा की कर लेता हूं। गौर करिएगा, जन्म कुंडली में चंद्रमा कहां के अधिपति बनते हैं? धन भाव के अधिपति। तो धन भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी और वो सम संख्या की राशि में ही बैठा है। 8 नंबर की राशि सम संख्या की राशि है। ये बात इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी कुंडली में वो ग्रह बैठा तो कहां बैठा और गया तो कहां। अपने भाव से पंचमस्त जाकर के नीच का हुआ है। मतलब क्या है? अपने भाव से पंचमस्त जाकर के नीच होना, उसके जस्ट आगे 2 शुभ ग्रहों का बैठना, वो जहां जिस भाव में नीच का हो रहा है उस भाव का अधिपति, यहां का कारक, छठे भाव का कारक शनि मंगल उसके निकट ही बैठे हैं, इर्द गिर्द, उसके जस्ट आगे 2 शुभ ग्रह और उससे केंद्र में गुरु। ये कुछ अच्छी बातें हैं। और वही चंद्रमा जो धन भाव का अधिपति है वो वास्तव में शुभ ग्रह भी है। तो जहां इतनी सारी पॉजिटिव चीजें जन्म कुंडली में देखने को मिल रही हैं और वही नवमांश कुंडली में स्वग्रही हो जा रहा है चंद्रमा, तो सिर्फ क्या एकमात्र नीच होने से उसका प्रभाव कमजोर हो जाए? ऐसा नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस तरीके की बात अगर चंद्रमा के साथ जुड़ रही है तो निसंदेह व्यक्ति को
रोग से मुक्ति का कारण भी बने। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति हो सकता है कि वायरल फीवर, टेम्परेचर की बीमारियां, शीत जनित बीमारियां, जल से संबंधित उत्पन्न टाइफाइड वगैरह की समस्या, पेट से संबंधित समस्या, आलस्य की अधिकता हो जाए, व्यक्ति में प्रमाद बढ़े, क्रोध की स्थिति बढ़े। पर जैसे ही चंद्रमा या शनि चंद्रमा कभी कभी जब भी चंद्रमा आए और गुरु आ जाएं तो ठीक हो जाए। उसके बाद क्या है, यहां पे चंद्रमा के छठे भाव में बैठने में, हालांकि उनका नीच भंग नहीं हुआ है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि के बैठे हैं और वृश्चिक राशि का अधिपति निकटस्थ होकर के बैठा है पंचम भाव में। राशि का अधिपति राशि के निकट बैठे तो ये सबसे अच्छी बात है, या उसको देख ले तो ये अच्छी बात है। और वृश्चिक राशि मूलतः जो है वो 8वें भाव की राशि है, छठे में बनी है, तो यहां पे व्यक्ति के रोग की राशि है। तो चंद्रमा अगर द्वितीय भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के ऋण भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति को ऋणी बनाएंगे। मैंने इसी चीज को लेकर के और इसी चीज से युक्त होकर के, इसी आशंका से होने के कारण मैंने बात कही थी, किसी दो लोगों के बीच में ऋण का लेन देन न कराए। और व्यक्ति को अपने माता के स्वास्थ्य के प्रति हमेशा ही सजग होना चाहिए और अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में आप हो, बेसिकली आपका जो चंद्रमा है वो मजबूत है, वो कमजोर नहीं है। क्योंकि पक्ष बल का बल चंद्रमा को सबसे ज़्यादा मजबूती देता है। वो चाहे चंद्रमा नीच का हो, गुरु से केंद्र में है, उसके जस्ट आगे दो ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं। पर सिर्फ नीच होने के कारण ऐसा नहीं है, क्योंकि नवमांश कुंडली में वो ग्रह उच्च अपनी राशि का हो रहा है और हालांकि अष्टम भाव में बैठा है, तो फिर भी रोग वगैरह तो हो, व्यक्ति में कई बार दवाइयां सूट नहीं करती हैं, डॉक्टर बदलता रहता है। तो ऐसी बात जब भी जीवन में आए तो जरा गौर कर लेना और खुद को स्टेबल कर लेना। अगर एक जगह डॉक्टर को दिखाया, एक जगह ज्योतिषी को दिखाई, अगर वो बात नहीं बनी तो ये नहीं है कि भटकते रहो, नहीं, तब आपको उस बात की आवश्यकता है कि आप थोड़े संतुलन में रहो, खुद को धैर्य से युक्त रख लो। बहुत ज्यादा बदलने से रोग ठीक होने वाला नहीं है। शनि चंद्रमा बैठे हैं, व्यक्ति को इस्तेमाल हमेशा ही गर्म चीजों का ही करना चाहिए और वक्त बे वक्त कभी कभी अपने आप को टटोल लेना चाहिए। अपने इम्यून को बढ़ाने के लिए, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को हमेशा ही सूर्य की आराधना करनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। व्यक्ति को कई बार दूर विवाह हो जाए, अपने माता पिता से दूर चला जाए, विदेश के जातक से विवाह हो जाए, विदेश की जाति का लेकर के आ जाए, ऐसी स्थितियां बनती हैं। उसके बाद अब मन को लगा है रोग और वास्तव में वो है बाई नेचर बहुत अच्छा, तो ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में जब द्वितीय भाव के अधिपति पापक ग्रह मंगल की राशि में बैठा है, गौर करिए, और पापक ग्रह शनि के साथ बैठा है, तो अब वो व्यक्ति कभी कभी अपने ही गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलने लगता है और ना चाहते हुए भी उसे झूठ बोलना पड़ता है। रखे हुए सामान खा जाए और बताया नहीं, पैसा रखा है पर बताया नहीं। तो कई बार ऐसी चीजें जो व्यक्ति को सामान्यतः थोड़ा झूठ बोलने वाला बना दे, तो ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि गुरु से वो केंद्र में है और भाग्य भाव में गुरु का प्रभाव है। तो अगर वो करोगे तो निस्संदेह प्रतियोगिता बढ़ जाएगी और आप पे लोगों का आसरा कम हो जाएगा, तो ये काम ना करो। ये बात यहां तक खत्म। अब व्यक्ति की कुंडली में मैं मंगल की चर्चा करता हूं। मंगल किस चीज का कारक है? वास्तव में मंगल मित्रता का कारक भी होता है, वो दुश्मनों को धूल चटाने का कारक होता है, कर्मठता का कारक होता है, वो सेनापति है, तो वो जहर का भी काम करता है, वो विष है और व्यक्ति को राजनीतिज्ञ बनाता है, पॉलिटिकल माइंडेड बनाता है, अक्रमण्य नहीं बनने देता है, फुर्तीला बनाता है, फुर्तीला और ऊर्जा से भरा हुआ। और वही जिस भाव में बैठेगा उसको बल देगा। और वास्तव में मंगल जो है वो अपने भाव से चौथे भाव को बल देता है, सातवें भाव को बल देता है, आठवें भाव को बल देता है। तो गौर करिए, तो अगर जन्म कुंडली में ये 21 डिग्री का है, वृद्ध होकर के बैठे, ये विषम संख्या की राशि, और जन्म कुंडली में शुक्र के साथ बैठे हैं, मित्रता का भाव जा रहे हैं, मैंने शुरू में बात बताई थी मंगल और शुक्र के कारण। तो जरा गौर करिएगा, तो मंगल विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु के नक्षत्र में। व्यक्ति के पास कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और वो टेक्निकल है, उसके पास कलम की ताकत मजबूत होगी, वो जहर की तरह लोगों पे फैलने वाला और शासन करने वाला होता है। और मंगल गुरु से प्रभावित नहीं है। जरा गौर करिए, मंगल गुरु से प्रभावित नहीं, गुरु देख नहीं रहे, लेकिन गुरु को देखिए वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र होता है, और सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में, सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में, विशाखा नक्षत्र में। तो सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में और गुरु सूर्य के नक्षत्र में। ये त्रिकोणात्मक संबंध बना कि नहीं बना? सूर्य बैठे चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा बैठे गुरु के नक्षत्र में, और गुरु किसके नक्षत्र में? सूर्य के नक्षत्र में। तो गुरु, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक दूसरे से त्रिकोणात्मक हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास धर्म का ज्ञान हो,
व्यक्ति आलस्य न करे। यहां चंद्रमा और शनि, शनि की दशा जब भी व्यक्ति के ऊपर चले, 2.5 या 7.5 चले, तो व्यक्ति आलसी हो जाए और बुद्धिमती को क्षीण करे। लेकिन मंगल की दशा की बात अगर करें तो मंगल की दशा में व्यक्ति अकर्मण्यता से दूर हो जाता है और कर्मठ हो जाता है, उसके पास साहस आ जाती है और पता नहीं कहां से वो ऊर्जा से भर जाता है। अगर वही गुरु उसे देख भी लेते तो ये बात बड़ी अच्छी हो जाती, लेकिन चूंकि वो गुरु की दृष्टि नहीं पा रहे हैं मंगल, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी आ रही है। परंतु ये मंगल यहां पे करेंगे क्या? मंगल व्यक्ति को यश देंगे, क्योंकि वो लाभ के अधिपति हैं तो इच्छा की पूर्ति करेंगे। क्योंकि उनकी चौथी दृष्टि जन्म कुंडली में सूर्य को देख रही है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब भी रोजगार से खाली हो, जब भी उसके पास कोई काम ना हो, तो मंगल की दशा उसको रोजगार दे दे, उसको कोई काम दे दे, उसका कोई क्रिएशन बढ़ जाए, वो खुद के बल पे कुछ करने का उत्साह और एक एहसास इकट्ठा कर ले, उसके पास वो बल हो जाए कि वो खुद का कुछ काम कर ले, और ये गर्भ नष्ट भी करे, भाइयों के साथ झगड़ा भी कई बार हो जाए, ऐसी स्थिति भी बनती है। और जन्म कुंडली में अगर मंगल चतुर्थ या पंचम स्थान में बैठे हों तो कई बार व्यक्ति को दूरस्थ ले जाकर के स्थापित कर देते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि अपने ही भाव को देख रही है, तो व्यक्ति में यश, कीर्ति, सम्मान, पद और व्यक्ति की मेहनत के बाद जो परिणाम मिलते हैं उसको वो दे दे। क्योंकि लाभ का अधिपति होकर के पंचम में बैठा है तो व्यक्ति को टेक्निकल क्षेत्रों में जाने का द्वार भी खोलता है, व्यक्ति टेक्निकल माइंडेड हो जाता है, टेक्निकल सॉल्यूशन ढूंढने वाला हो जाता है, तकनीक का जानकार और तकनीक में सिद्धहस्त हो जाता है। 8वीं दृष्टि विदेश भाव पे पड़ रही है, जहां का अधिपति स्वयं सप्तम भाव में बैठ रहा है, नीच का होकर गुरु की राशि में। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर दूर जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है। मंगल की दशा में व्यक्ति बाहर निकले, बिल्कुल जाए। सूर्य की दशा में व्यक्ति बाहर निकले, बिल्कुल जाए। गुरु की दशा में व्यक्ति बाहर निकले, बिल्कुल जाए। शुक्र की दशा में व्यक्ति बाहर निकले, बिल्कुल जा सकता है। तो ये स्थितियां, अब व्यक्ति के ऊर्जा का क्षय भी होगा। वो कैसे? क्योंकि वस्तुतः 12वें भाव को तो मंगल देख रहे हैं, तो यहां व्यक्ति को यहां पे रह करके अगर कोई काम कर रहा हो और वो अगर सफल ना बने तो मंगल का अंतर प्रत्यंतर जैसे है वो तुरंत ही बाहर निकल जाए। विदेश जाने का कोई प्लान कर ले तो तुरंत लाभ मिल जाए, छोटी मोटी यात्रा कर ले, कोई बाहर से जुड़ करके कोई भी शेयर सट्टेबाजी, लॉटरी आदि का कोई काम करना चाहे तो कर सकता है, पर थोड़ा कम, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम। क्योंकि वास्तव में मंगल वृद्ध है, उसके पास बल कम है। 11वें भाव का अधिपति अगर 11वें को देखे, निसंदेह उसको वो बल देगा और राशि बलवान जरूर होगी। उस भाव पे गुरु की दृष्टि भी है, वहां का अधिपति भी उसे देख रहा है, वहां का कारक भी उसे देख रहा है, तो ये भाव बलवान जरूर होगा। लेकिन फिर भी सूर्य और चंद्रमा थोड़े थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से व्यक्ति को लॉटरी, शेयर, सट्टेबाजी, घूसखोरी और रिश्वतखोरी में नहीं जाना चाहिए। और कभी भी 2 रुपए लगा करके 20 रुपए कमाने के पीछे और उन सब के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। ये मंगल आपको प्रत्येक प्रकार के लाभ देने की स्थिति में है, क्योंकि वो जहां बैठा है वो पंचम भाव है, वहां पे आकर के कोई भी पापग्रह अच्छा ही परिणाम देता है, खराब नहीं है। और वस्तुतः उस भाव का अधिपति निकट बैठा है, शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, ये मेहनत करवाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति पराक्रम भाव में बैठा है, तो व्यक्ति को पराक्रम का बल मिले, पराक्रम का बल मिले। और चूंकि वो उसके मित्र का नक्षत्र है और वो स्वयं जो है वो जन्म कुंडली में धर्म को देख रहा है, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिकता का, जब कभी भी व्यक्ति किसी को देना चाहे तो बिल्कुल दे दे, हाँ, लेकिन नाम जरूर करेगा। अब कोई दान देगा तो वहां पे जरूर अपना नाम लिखवाएगा कि ये मैंने दिया है, या सभी को जरूर बताएगा कि ये मैंने दिया है। तो ये ना हो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि दान को गुप्त ही तरीके से देना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। बताने से उसके सर्वस्व खत्म हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति बनती है। ये मंगल की बात थी। अब बात गुरु की, बुद्ध की कर लेता हूं। अब बुद्धिमता, श्वाक शक्ति, स्मरण शक्ति, वाक चातुर्यता, कंपाउंडरी का काम, लेखा जोखा का काम, अकाउंटेंट वगैरह का काम, व्यक्ति के अंदर तर्क के विकसित होने का प्रभाव, इन सब चीजों का कारक बुद्ध को चर्चा में रख लेते हैं। बुद्ध आपकी कुंडली में कहां का अधिपति बनता है? वस्तुतः वो लग्न का अधिपति है और चतुर्थ का अधिपति है। इन दोनों भावों का अधिपति होकर के जाकर के वो 12वें भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति शुक्र के साथ बैठा है। लेकिन गौर करिए तो शुक्र यहां से स्वतंत्र हो जाएंगे और अब इनका फल जो 12वें भाव का है, इनका फल अब यहां का नहीं रहेगा। अब ये शुक्र यहां के फल को ना दे करके वो संपूर्ण यहां का फल देंगे, क्योंकि अब वो निर्भर करेगा कि 12वें भाव का अधिपति किसके साथ बैठा है और दूसरी राशि उसकी कौन से भाव में बन रही है। तो वस्तुतः यहां पे बुद्ध जो है वो 12वें भाव के अधिपति के साथ कम बैठे हैं, लेकिन वो पंचम भाव के अधिपति के साथ ज्यादा बैठे हैं। बड़ी गंभीर बात है। 12वें भाव के अधिपति के साथ कम बैठे हैं पर पंचम भाव के अधिपति के साथ ज्यादा बैठे हैं, क्योंकि वो उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है और वो लग्नेश के साथ साथ पंचमेश भी होता है, पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे। तो अब यहां पे व्यक्ति को जो है
याद करिए, सूर्य थोड़े कमजोर, चंद्रमा विष दोष रोग भाव में, मंगल वृद्ध, और बुध जो है वो जन्म कुंडली में कैसा बैठा, 23 डिग्री का। ये थोड़ा कमजोर ये भी है, और वो कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव में भी है, और कहीं ना कहीं वो 12वें भाव के अधिपति के साथ भी बैठा है। थोड़ा सा तो सूक्ष्म प्रभाव रहे। अगर हम इन तीनों चीजों को गौर से समझते हैं, और उसके आगे शनि, सूर्य, और पीछे शनि चंद्रमा का विष दोष, ये भाव लग्नेश को पाप कर्त्री में डाल रहा है, क्योंकि आगे सूर्य बैठे और पीछे शनि चंद्रमा, लग्नेश पाप कर्त्री में फंसे, ऊपर से राहु का प्रभाव, शुक्र बैठे भी हैं तो जन्म कुंडली के 12वें और पंचम के अधिपति हैं। तो चलो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाए, व्यक्ति का तार्किक और तर्क क्षमता, व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान रहे, व्यक्ति समझदार हो, व्यक्ति लेखन क्षमता में मजबूत हो, व्यक्ति की कई स्थितियां जो होती हैं वो कुर्सी पे बैठ करके काम करने की, व्यक्ति में अनुकूलताओं में रह करके अनुकूल पर्यावरण को विकसित करने की, कभी भी किसी से हारने का मान न ले, नाम न ले, तर्क के बल पर व्यक्ति जीतने का प्रयास करता है, नारायण का भक्त होता है, भगवत कृपा से भगवान की आराधना करने वाला, कम से कम उसकी अनुरक्ति इतनी होती है कि वो परमात्मा का नाम हमेशा स्मरण करता रहे, लेकिन कई बार वो सिर्फ दुख के समय ही याद करता है। लेकिन बात है कि राहु का भी प्रभाव है, और राहु सूर्य की राशि में बैठे हैं, ये बहुत अच्छे तो बैठे नहीं हैं। तो अब होगा क्या, और पापकर्त्री लगा तो व्यक्ति में कई बार मानसिक समस्याएं बन जाती हैं। अब यहां पे व्यक्ति को टीकाकरण, जैसे कई बार व्यक्ति को कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जहां वो, जैसे इसको एक सामान्यतया ऐसे समझा सकूं कि व्यक्ति को मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रखना होगा और उसको बहुत ज्यादा चिंता नहीं देनी चाहिए। वो छोटी छोटी समस्याओं से अपने आप को प्रभावित कर ले, और कई बार व्यक्ति को हड्डियों का रोग उभर आए, कई बार मानसिक स्थितियां कमजोर हो जाएं, निर्णय लेने में परेशान हो, और व्यक्ति जब कभी भी अमावस्या या पूर्णिमा के निकट जाए तो खुद को परेशान करे। तो ये नहीं होना चाहिए। बुध वास्तव में मेंटल एबिलिटी और मानसिक दक्षता के कारक होते हैं। लगा है कुंडली में विष दोष, मंगल थोड़े कमजोर, सूर्य अष्टम में, चंद्रमा पापक है नहीं है तो उसके पास थोड़ा बल है, लेकिन ये चारों ही ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है। तो इस वजह से व्यक्ति को अपने आप में ही सूर्य को बहुत ज्यादा आराधित करना ही होगा, साक्षात भगवान नारायण की आराधना करनी ही होगी, नहीं तो व्यक्ति के मानसिक विकृतियों में स्थिति को देखा जाता है। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाए, कैपेसिटी कमजोर हो जाए, वाक शुद्धि और चातुर्यता के भाव को कमजोर देखा जाता है। कई बार व्यक्ति को मूर्छा की बीमारी हो जाती है, मूर्छित होने लगता है। तो ये नहीं होना है, और ऐसी स्थिति से बचाने के लिए व्यक्ति को नियम में ही रहना हो, क्योंकि सूर्य अष्टम में बैठे हैं, शनि देख रहे हैं, तो व्यक्ति को रात में ज्यादा देर तक जागने वाला बना दे और सुबह देर तक सोने वाला बना दे। और व्यक्ति सूर्य को आराधित करने से कई बार जी चुराने लगे, रात में ज्यादा देर तक जागे और सुबह देर तक सोए। तो ये नहीं होना चाहिए। पिता के साथ पिता भी अगर हो सके तो सूर्य की उपासना निरंतर गति से करते रहें। इससे व्यक्ति और जातक दोनों, मतलब व्यक्ति के पिता और जातक स्वयं, वो व्यक्ति जिसकी कुंडली है, ये दोनों सांसारिक प्रकार के जितनी भी दुष्कर परिणाम जातक के जीवन में आने वाले हैं, वो कष्ट खत्म हो जाए, और जो भी दुर्गुण व्यक्ति के अंदर विकसित होंगे, जो प्रायः सूर्य उसको दूर करने वाला ग्रह होता है, वो नहीं हो। तो व्यक्ति को हमेशा ही श्रेष्ठतम स्थिति में जाकर के सूर्य की आराधना करनी चाहिए, हमेशा ही सूर्य को आराधित करना चाहिए। और ये चारों ग्रह जो थोड़े थोड़े कमजोर हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एकमात्र खाली अगर सूर्य की पूजा भी करता रहे तो उसका बल उसके पास मिलता रहे। और ऐसा करने से भगवान स्वयं नारायण भी, जो कि बुद्ध व्यक्ति को भगवान साक्षात विष्णु का प्रतीक माना जाता है, उसका भक्त है वो, उसके अंदर उस चीज की प्रबलता देखी जाती है। बुद्ध है तो व्यक्ति का प्रभाव है, वो कम से कम बुद्धिमान है, वो मूर्ख नहीं है, वो जड़ बुद्धि नहीं है, उसका प्रभाव उसके साथ है। अगर सूर्य की आराधना करता रहा तो जो मैंने इस कुंडली की कमजोरी बताई बुद्ध के कारण, वो कुछ भी लागू नहीं होगी। अब आगे गुरु की बात कर लेते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति के कुंडली में धर्म, सुख, अध्यात्म और व्यक्ति के चिरायु और साथ ही साथ अध्यात्म से जुड़ करके समाज में पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के कारण समाज में बेहतर स्थिति में ले जाकर के व्यक्ति को राजा से और प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति से व्यक्ति के अंदर उस तरीके का सद्गुण पैदा कर देते हैं जिससे व्यक्ति सबसे जो है वो सम्मान प्राप्त करता है। वास्तव में अगर जन्म कुंडली में हम गुरु की बात करते हैं तो ये बनते हैं जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति, जो कि केंद्र का सबसे मजबूत स्थान होता है। उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में बनती है। मिथुन लग्न की कुंडली में ये द्विस्वाभाविक लग्न होता है
और ये दोनों राशियां मिथुन, कन्या, कुंभ, मीन और धनु, ये द्विस्वाभाविक राशियां होती हैं। राशि का अधिपति व्यापार कराता हुआ दिख रहा है, तो पिता अगर व्यापार भी कर लें या अगर कुछ ना करते हो तो व्यापार भी कर लें तो बात बने, अगर नौकरी भी करते हो तो भी बात चले। लेकिन व्यक्ति के पिता को या व्यक्ति के साथ या व्यक्ति की कुंडली में अगर यहाँ पे सूर्य की राशि में गुरु बैठे हैं और वास्तव में वो सूर्य के नक्षत्र में भी बैठे हैं, तो व्यक्ति को सरकार से, पिता से, धर्म से, राज्य से, सबसे सुख मिल जाता है और व्यक्ति नौकरी प्राप्त करता है। छोटे भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों का लाभ। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहेंगे कि डिग्री के हिसाब से ये मृतप्राय है, पर एक बात बता दूं, आने वाले दिनों में मैं उस पर एक कार्यक्रम बनाने वाला हूं जिसमें मैंने ऐसी कई कुंडलियां और कई जगह पे ऐसी बात पाई है कि मृतप्राय ग्रह भी, अस्तप्राय ग्रह भी परिणाम देते देखे गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये गुरु राहु के साथ बैठे हैं तो अब यहां पे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि गुरु चांडाल दोष है, ऐसा भी नहीं है। इन सब चीजों से मुक्त हो जाओ। जन्म कुंडली में यहां दोनों 28 डिग्री 9 कला और 28 डिग्री 29 कला, ये दोनों एक साथ निकट में हैं। गुरु है सफेद वस्त्र और राहु है काला। इशारा समझो, राहु जो हैं वो बैठे हैं, ये दोनों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के ही नक्षत्र में बैठे हैं, सूर्य की राशि में, और सूर्य अष्टम में बैठा। मतलब क्या है, व्यक्ति के अंदर मैंने वो जो बात कही थी कि व्यक्ति दान दे तो सबको बताए, वो यही करा रहे हैं गुरु राहु। और इसी के कारण ये बात बन रही है कि व्यक्ति जो होगा धार्मिक कृत्य जब भी करेगा तो उसके पचड़े फैल जाते हैं और वो खुद से ही वो बात बता देता है, तो गंभीरता का दोष लग जाता है, अगंभीर हो जाता है, उसके बाद उसके ही पेट में नहीं बचते। हां, कई बार उसके भाई उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी माता उसको सपोर्ट करना चाहती हैं, उसके पिता उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसकी बहनें उसको सपोर्ट करना चाहती हैं, पर कई बार वो अपने ही ऐसे कृत्य करने के कारण उसको उसका लाभ नहीं मिलता है, या कई बार वो जिद्दी, हठी, गुस्सैल, या कई बार कुछ ऐसी प्रवृत्ति बना ले उस समय पे कि उसको उसका लाभ ना मिले। मतलब पहले दिया जा रहा था तो नहीं लिया और फिर थोड़ी देर के बाद आकर के बोले कि नहीं मुझे भी चाहिए, तो फिर वो खत्म हो जाए बात, वो चीज खत्म हो जाए तो फिर पश्चाताप हो। सरकार का लाभ है, नौकरी की स्थिति है, पिता के साथ जुड़ करके काम करने का लाभ है, पिता का काम, पिता का प्रभाव, पिता से युक्त, पिता से प्रभाव से युक्त, ये सब स्थिति अच्छी है। व्यक्ति के पास कुटुंब का सुख और व्यक्ति की कुंडली में पराक्रम। अब गुरु वहां पे जो बैठे हैं वो सूर्य की राशि में बैठे हैं, सूर्य के नक्षत्र में, राहु के साथ। धर्म का प्रभाव विकसित होना ही चाहिए और व्यक्ति को धार्मिक होना ही चाहिए। मृतप्राय होने के कारण व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी होगी अंक पाने के लिए कई बार, और गुरुजन का लाभ कई बार नहीं मिलता है। इस वजह से व्यक्ति को अपने ऊपर ही भरोसा रखना होगा। कई बार ऐसा भी होते देखा जाएगा कि जो गुरु इनको सबसे ज्यादा आदर देते हो, जिस गुरु के नजर में ये बहुत अच्छी एक छात्र बनती हो, वही गुरु के उसी विषय में अंक कम मिल जाते हैं। तो ये स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में कई बार बनेगी। और साथ ही साथ कई बार व्यक्ति को ऐसी भी स्थितियों में जाते हुए देखा जाता है कि व्यक्ति मेहनत खूब करे पर परिणाम थोड़े कम मिले। तो ये स्थिति, क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल जरूर बैठा है या पराक्रम से तृतीयस्थ जाकर के बैठा है, अपने कारक प्रभाव से युक्त होकर के बैठा है, कारक से 3 घर आगे बैठा है, और यहां का अधिपति जो सूर्य है उससे चौथे घर में कोई भी ग्रह नहीं है, इससे पीछे में जन्म कुंडली में मंगल बैठे हैं। तो अगर आगे बैठे होते तो लाभ होता। यहां का कारक ग्रह जो मंगल है उसे चौथे ग्रह में सूर्य बैठे हैं, ऊर्जा उसके पास जरूर है लेकिन वो पापक ग्रह है, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी भी बन रही है। पर वहां पे गुरु और राहु बैठे हैं तो एक सकारात्मक माहौल में बनता देख रहा हूं कि व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठेगा, उसके पास काम आ ही जाएंगे। क्योंकि पराक्रम और धन या सुख या दशम, ये सुख का भी भाव है, सुख का पूरक होने से इसे सुख भाव भी कहा जाता है। और चूंकि यहाँ के अधिपति जो बैठे हैं वो पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति खुद का कोई काम करता रहे, कुछ ना करे तो कुछ तो कर ले, तो कुछ ना कुछ वो मिल ही जाए। वो गुरु अच्छे हैं, पर वो संशय भी पैदा करते हैं कि व्यक्ति कितना धार्मिक होगा, कितना अपने अवसरों का लाभ उठाएगा। व्यक्ति कई बार सामने से आई हुई चीज को खो देता है या मिलते मिलते व्यक्ति को रह जाती है वो बात। धार्मिकता और पूजा, गाय की सेवा, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो कई बार दूरंगी बातें करने लगता है, दोनों ही तरह की बात करता है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब बात शुक्र की कर लेता हूं। आइए अब आपको शुक्र पे लेके आता हूं। शुक्र सांसारिक भोग, लिप्सा, स्वाद, लोभ, तृष्णा, लालच, सुख, पति पत्नी का रति सुख, सांसारिक फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग, जनरेटर, पता नहीं क्या क्या, ये सब दिखाते हैं और व्यक्ति को लालची भी बनाते हैं।
तो जरा विचार करिए, इनकी कुंडली में शुक्र 17 डिग्री के हैं, ये युवावस्था के हो गए, लेकिन बैठे कहाँ हैं? गुरु की राशि में, पर गुरु से दृष्ट हैं। और जरा गौर करिए, वो तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, बलवान ही है, अपने नक्षत्र का बैठा है, गुरु से दृष्ट है, जो वास्तव में दशम भाव का अधिपति होकर के और व्यवसाय करा रहा है, और वास्तव में वो नौकरी भी दे रहा है। दूसरी बात, तो गुरु से दृष्ट है, तो राशि का अधिपति अगर सप्तम भाव को देखे तो सप्तम भाव से संबंधित जितने भी कष्ट हैं उसको हरे। पर वहां लग्नेश अगर खुद बैठे हों और सप्तम भाव को पापकर्त्री भी लगा है, तो अब यहां पे एक संतुलन पैदा करने का एक प्रभाव दिखेगा। मतलब क्या है कि अगर लग्न का अधिपति जहां बैठेगा उस भाव को कमजोर तो नहीं होने देगा, चूंकि वहां पे 12वें भाव के अधिपति हैं, तो पंचम भाव के भी अधिपति हैं, गुरु देख रहे हैं, वो गुरु दशम भाव के अधिपति होकर के देख रहे हैं। पति कार्मिक मिले, श्रेष्ठ मिले, और पढ़ा लिखा समझदार मिले, अनुभव से युक्त मिले, और युवा होकर के बैठा है, तो व्यक्ति का दाम्पत्य तो कभी खराब नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र मृतप्राय होते, अस्त होते, हालांकि शुक्र अस्त और मृतप्राय होने के बावजूद भी परिणाम देते हैं, और मृतप्राय होने के कारण ऐसा नहीं है कि ग्रह बल नहीं है, उसके पास है, वो फिर भी देगा, मैं गारंटी देता हूं, मैं गारंटी देता हूं। अभी कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, जर्मनी की वो कुंडली थी, वो नेपाल के व्यक्ति थे और जर्मनी रह करके वो काम करते थे। तो उन्होंने मुझसे बात करी, मैंने उनसे बात कही कि सर आपकी कुंडली में शनि परिणाम देंगे, क्योंकि वो अस्त हैं तो क्या हुआ, फिर भी वो फल देंगे। उनकी कुंडली में 5 ग्रह अस्त थे, आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, पर फिर भी उन्होंने परिणाम देखे और दिए भी हैं, और उन्होंने इस बात को एडमिट भी करा है। तो वास्तव में हम आपकी कुंडली में अगर वो ग्रह अस्त या मृतप्राय है, उसके मृतप्राय होने के बावजूद भी उसके पास इतना बल होता है कि आपके लिए तो जहर बन जाए। प्रायः आप लोगों को ये बात प्रायः अजीब लगती है कि नहीं, ग्रह मृतप्राय है तो वो बिल्कुल खराब हो गया ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण आपको कई कुंडलियों में दिखा सकता हूं। पक्की बात है, वो ग्रह इतना भी अस्त नहीं है कि आपको काम और असर ना उसका हो, बिल्कुल है, क्योंकि वो जब उसकी तीखी रोशनी भी पड़ेगी तो आपको प्रभावित करेगी ही करेगी। और प्रायः इस मुकाबले और इस भुलावे में न रहना कि गुरु अस्त हो गए तो शनि अस्त हो गए तो शुक्र अस्त हो गए, वो अस्त होने के बावजूद भी उसकी रोशनी आपके लिए काफी है, क्योंकि युवा होता है तो वो पागल बना देता है, बेचैन कर देगा, आपको रहने नहीं देगा। तो फिर उसके मृतप्राय या अस्त होने के बावजूद भी उसके पास इतनी तो क्षमता है, आप कम से कम आप मर गए, ग्रह मरता नहीं है। वो ग्रह है, वो अपना काम करेगा ही करेगा, भले थोड़ा कम करे, अपनी महादशा में करे, अपनी अंतरदशा में करे, पर करेगा जरूर। उसकी एबिलिटी, उसकी जो एक होती है काम करने की शक्ति और क्षमता, उसकी तीव्रता में कमजोरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो काम नहीं करेगा। अस्त ग्रह भी परिणाम देते देखे गए हैं, मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं, आपको आने वाले वक्त में कभी बता दूंगा। तो शुक्र यहां सप्तम भाव में बैठे हैं, दाम्पत्य का सुख है और बेहतर है, खराब नहीं है। पर हां, उस भाव को लगा है पापकर्त्री। जब इस चीज को हम नवमांस में लेके जाते हैं तो यहां पे वहां नवमांस कुंडली में सप्तम का अधिपति 12 में, व्यक्ति प्रेम विवाह कर सकता है, क्योंकि सप्तम भाव पे और सप्तम के अधिपति के साथ, सप्तम भाव पे राहु का प्रभाव दृष्टि, और सप्तम भाव के अधिपति के साथ राहु, और यहां पे 12वें का अधिपति, और वो बुध भी है जो कि पंचम प्रेम का अधिपति। तो इतनी सारी जब स्थितियां बनती हो तो व्यक्ति के दिमाग में प्रेम का चक्कर तो जरूर चले। तो व्यक्ति एक बार हो सकता है कि सामने वाले से कहे कि पिताजी या माताजी बात ये है, तो जरा देख लेना। पर वहां भी कुंडली मिलाना ही होगा, क्योंकि यहां आग है, मंगल वो जल रहा है, और वो पापी भाव का अधिपति है, एकादशवां भाव पापी भाव होता है, इस वजह से वो आग बनी रह सकती है। लेकिन नवमांस कुंडली में भी प्रेम विवाह के योग और आसार देखे जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य और केतु वहां बैठे हैं, और सूर्य जो होते हैं वो वस्तुतः भाग्य भाव के अधिपति हैं। नवमांस कुंडली में जब चर्चा करूंगा तब इस बात पे लेके आऊंगा कि भाग्य का अधिपति सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहा है, दाम्पत्य में जुड़ने के बाद भाग्य का लाभ भी है, लेकिन वहां पे थोड़ी कर्कशता भी है, कठोरता भी है, और व्यक्ति का पति थोड़ा बहुत ज्यादा कई बार महत्वाकांक्षी होकर के उग्रता को और उग्र स्वभाव को रखने वाला, या मैस्कुलिनिटी की जो एक स्थिति होती है, जो व्यक्ति को होता है ना, वो पुरुष प्रधान सोच को रखने वाला बना देता है। नौकरी में हो सकता है सूर्य है तो, या खुद का व्यवसाय फर्नीचर लकड़ी आदि का खुद का काम करे, लेकिन नौकरी में ज्यादा यह स्थिति दिख रही है। विवाह के लिए अगर मैं देख रहा हूं तो कोई भी जातक जो धनु लग्न का हो या धनु राशि का हो, जो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न का हो, या उसके बाद जो मीन कुंभ राशि या कुंभ लग्न का हो, या उसके बाद मेष लग्न या मेष राशि का हो, तो बड़ी अच्छी बात है। उत्तर दिशा की तरफ से अगर कोई संबंध आ जाए तो व्यक्ति को बिल्कुल ही उधर ब्याह देना चाहिए।
ये स्थिति बनती है। शुक्र की दशा में व्यक्ति को विवाह कर लेना चाहिए, बुध की दशा में व्यक्ति को विवाह कर लेना चाहिए, उसके बाद केतु की दशा में भी, क्योंकि धर्म भाव में बैठे हैं, शनि की दशा में नहीं, मंगल की दशा में व्यक्ति को विवाह कर लेना चाहिए। ये सब बातें दिख रही हैं। अब मैं बात करूं, दाम्पत्य ठीक है क्योंकि शुक्र युवा होकर के बैठे हैं, शत्रुता का भाव है, इस वजह से व्यक्ति को अब ये शत्रु हो गए और युवा भी हैं, तो मतलब क्या है इसका, तो अब वो होगा जो वो व्यक्ति के विवाह में कई बार विलंब कर सकता है। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव से जो संबंध आने के रिश्ते देखे जाते, रिश्ते जो आते हैं विवाह के लिए, उसका अधिपति नीच का है और शनि के साथ बैठा है। और हो सकता है कि वहां का अधिपति जो है वो राहु केतु के केंद्र में आ रहा है, राहु से केंद्र में, गुरु से केंद्र में है, पर फिर भी वो राहु से भी केंद्र में है, केतु से केंद्र में है। इस वजह से व्यक्ति को देर से विवाह के बंधन में बंधते हुए देखा जाता है, या व्यक्ति कई बार कैरियर को लेकर के इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाए कि वो कैरियर के बाद किसी चीज को समझे ही नहीं। लेकिन यही व्यक्ति को समझना होगा, क्योंकि वास्तव में दो शुभ ग्रह देख रहे हैं और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का अधिपति नीच का होकर के बैठा है, 12वें भाव का अधिपति आकर के सप्तम में बैठा है। इस वजह से व्यक्ति के विलंब, व्यक्ति का काम विलंब, और मेहनत बहुत ज्यादा करे तब जाकर के चढ़ाई चढ़े। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मेंटेन करना होगा और सूर्य की पूजा हमेशा करनी होगी अपना प्रभाव विकसित करने के लिए। और कैरियर के चक्कर में अपने संबंधों को खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइम पे सारी चीजें हो तो टाइम पे हो, क्योंकि पहले ही यहां मंगल बैठे हैं तो ये खराब कर सकते हैं। और सप्तम भाव के आगे पीछे पापकर्त्री भी लगा है, तो हमें विचार करना चाहिए कि व्यक्ति को कभी भी जो भी वक्त हो वो वक्त पे हो, और जो भी काम हो वो बिल्कुल तय समय सीमा में ही हो जाना चाहिए। शुक्र ठीक है, उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। भौतिकीय सुख सुविधा जो मशीन का लाभ होता है वो थोड़ा कम हो सकता है। व्यक्ति को पैतृक और चल अचल संपत्ति में कई बार मशक्कत करनी पड़ती है, कई बार झगड़े हो जाते हैं, कई बार ससुराल में झगड़े हो जाते हैं, और व्यक्ति को कई बार जो चीज उसे पसंद आए कई बार वो बाजार में ना मिले, या उसके लिए कोई भी चीज खरीदी जाए तो कई बार वो उसको बहुत ज्यादा दिन तक उसका वो उपभोग ना कर सके, या कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि व्यक्ति जो चीज पसंद करके घर पे लाए लोग उसको पसंद ना करें। ये बात सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब बात शनि की कर लेते हैं। ये दुख, और कई बार शनि जो होते हैं वो ऐसे बना देते हैं कि आप पैसे ले लोगे लेकिन जब देने की बारी आएगी तो देने का मन नहीं करता है। तो कई बार ये ऐसी भी स्थितियां होती हैं। ये इनकी कुंडली में स्थिति देख रहा हूँ, चंद्रमा जो है वो अष्टम का बैठा है 8 नंबर की राशि में, और वृश्चिक का बैठा है जो मूलतः यहाँ की राशि होती है, और शनि यहाँ के कारक होते हैं। मंगल की राशि है, मंगल शनि से प्रभावित तो नहीं है, लेकिन शनि जो है वो वस्तुतः मंगल से प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि उसकी राशि में बैठे हैं और मंगल उनके निकट बैठा है। राहु से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, शनि गुरु से प्रभावित नहीं है, किसी भी शुभ ग्रह और पाप ग्रह के कोई प्रभाव में नहीं है। चंद्रमा के साथ बैठे हैं, धन भाव के अधिपति के साथ, तो व्यक्ति को कृपण बना देता है और व्यक्ति कई बार गलत लोगों की मित्रता में फंस जाता है। जैसे जैसे तरुण हो तो व्यक्ति को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो बड़ा हो रहा है तो बुद्धिहीन ना हो, और उनके माता पिता को तिरछी नजर से उसे हमेशा ही देखते रहना चाहिए। व्यक्ति कहाँ जा रहा है, क्या बैठ रहा है, किसके साथ मित्रता कर रहा है, कैसे लोगों के साथ उसके उठक बैठक हो रहे हैं, और कहीं वो गलत, और कई बार वो ना चाहते हुए भी निंदित कृत्य कर देता है, या कई बार ना चाहते हुए भी उसको कुछ ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती है, और बीमारी तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कई बार वो उसके ही पूर्व जन्म या कुछ उसके ही किए गए कृत्यों के कारण कभी जले का निशान हो जाए, कटे का निशान हो जाए, चेहरे पे कोई दाग पड़ जाए, या कई बार जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, चिंता ले लेता है, या कई बार जो होता है वो भयंकर जो है वो कई बार कष्ट को पाने लगता है। तो ये सब चीज़ों से व्यक्ति को मुक्त होना ही पड़ेगा, और वास्तव में इसके लिए सिर्फ एकमात्र उपाय मैं समझता हूं कि गणेश जी की पूजा और सूर्य की पूजा करते रहने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्त होते हुए देखा जा सकता है। इनकी कुंडली में मैंने जो 2-4 चीजें बताई हैं, आप मुझे एक बार संपर्क कर लेना। मैं उसको, ये जो चीज यहां देख रहा हूं उसको यहां तो नहीं बता सकता, पर वस्तुतः एक चीज जो मैं हर बार देख रहा हूं और मुझे वो हर बार वहां पे ले जाकर के सोचने को मजबूर कर रही है कि व्यक्ति को हमें उस चीज़ का ध्यान शुरू से ही रखना चाहिए। अभी ये जातिका जो है वो 2016 की है, तो थोड़ा बहुत अगर हम शुरू से क्योर कर लेंगे तो हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे शनि इनकी कुंडली में आयु दे रहा है और व्यक्ति को दुश्मनों से लड़ने वाला बना रहा है। व्यक्ति का प्रभाव इतना विकसित होगा कि दुश्मनों के सामने भी जा करके ये उसमें भी आकर्षण पैदा कर दे कि दुश्मन भी जो है वो चकनाचूर हो जाए, और व्यक्ति कभी भी किसी से हारेगा नहीं और निर्भय से युक्त होता है। निर्भयता का पाठ पढ़ा होता है, इसको कोई हरा नहीं सकता है क्योंकि उसका मन उसके साथ है।
और चंद्रमा और शनि वहां पे इतना बेहतरीन माहौल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उस भाव का अधिपति उसके निकट बैठा है तो भाव का बल भी बढ़ रहा है, और उस भाव के आगे ही दो दो शुभग्रह बैठे हैं, उस भाव का बल बढ़ा, और शनि अष्टम भाव के अधिपति होकर के अष्टम को देख रहे हैं, जहां सूर्य स्वयं आत्मविश्वास के रूप में खड़े हुए हैं। त्रिक भाव के अधिपति होकर के दो दो प्रकार के, तीन तीन प्रकार के विपरीत राज्यों का बनना, ऐसी स्थितियां बड़ी आनंद की स्थिति को ले जा रही हैं। तो व्यक्ति का जीवन शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा कठिन हो, पर 30-35 साल के बाद व्यक्ति रेगुलराइज हो जाता है और उसका प्रभाव विकसित होते हुए देखा जाता है। व्यक्ति जहर है, और वास्तव में ये प्रत्येक बुरे व्यक्ति के लिए और भी बुरा है, और प्रत्येक अच्छे व्यक्ति के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि गुरु और केतु का प्रभाव, यहां पे शनि और चंद्रमा का प्रभाव, व्यक्ति को जो जैसा व्यवहार इसके साथ करेगा, ये उसके साथ वैसा ही बिहेवियर रखेगा। ये एक अच्छी बात है। 7वीं दृष्टि, यहां बाहर निकलो, विदेश जाओ, बाहर का कारोबार करो, विदेश के लोगों से संपर्क स्थापित करो। अपने कई बार व्यक्ति जो होता है वो ना चाहते हुए भी कई बार ऐसे कई माहौल का कर्ता धर्ता बन जाता है, स्टेज का मालिक हो जाए, संचालन करता हो जाए, बड़ा यज्ञ निर्धारित कर दे। कई बार लोग ना चाहते हुए भी इसको पूजने लगे, और ना चाहते हुए भी व्यक्ति जो होता है वो समाज में पुरोधा बन जाता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही प्रासंगिकता का लाभ उठा लेता है, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो समाज में इतना पूजनीय हो जाता है। ये सब शनि और चंद्रमा करा रहे हैं, और ये करा सकते हैं। तो ये स्थिति बनती है, व्यक्ति समाज में लाभ कमाने वाला, प्रतियोगिताओं में विजेता और विजित होने वाला, और लोगों से सामाजिक पद और प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाला हो जाता है। मतलब ये राजनीति वगैरह के क्षेत्र में भी व्यक्ति को जाने का अवसर प्रदान कर देते हैं। गुरु अगर राहु के साथ नहीं होते, अष्टम भाव में अगर सूर्य नहीं बैठे होते, चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में नीच का नहीं होता, तो शनि के पास बल पर्याप्त है और वो काम निसंदेह कर लेता। कुमार अवस्था में बैठा है व्यक्ति के पास, जब भी दशा में आएगा अनुभव को देने वाला होगा। उसके जस्ट चौथे भाव में केतु बैठे हैं, और उससे जस्ट पीछे 4 घर राहु और गुरु बैठे हैं, तो शुभ ग्रह ही बैठे हैं, खराब ग्रह तो बैठे नहीं हैं। इस वजह से शनि के पास बल मिलता है, और वास्तव में वो छठे भाव का कारक होकर के चंद्रमा के साथ बैठा है। व्यक्ति गुप्त तरीके से धन भी कमा लेगा, और कुछ भी ऐसा, कई बार ऐसी कृत्य भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में शनि की दशा में हो जाए, जहां व्यक्ति वैराग्य हो जाए, सब कुछ कर ले पर किसी को बताए नहीं। कई बार ये पाप कर ले लेकिन किसी को पता ना चले, और पुण्य कर ले तो सबको बता दे। तो ये स्थिति व्यक्ति को कलयुगी प्रभावों से प्रेरित करती है, ये स्थिति बनती है। अब राहु और केतु की बात कर लेते हैं। अब बात कंफ्यूजन की कर लेते हैं, और अब बात दुख को कर लेते हैं। हालांकि शनि दुख के कारक होते हैं, पर फिर भी अगर राहु की चर्चा हम करते हैं तो गौर करिए, उसको कोई भी राशि प्राप्त नहीं होती है, और राहु उसी के जैसा फल करते हैं जैसे वो जिसके साथ बैठे होते हैं। तो इनकी कुंडली में राहु दशम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, जहां राहु खुद बलवान हो जाते हैं। तो दशम भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति, इन दोनों भावों के अधिपति के साथ, और इन भावों पे अगर राहु का असर हो तो व्यक्ति को कई बार परेशानी में भी उलझ डालने वाला हो जाता है। यहाँ राहु सूर्य की राशि में और सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, और वस्तुतः यहाँ पे व्यक्ति को कई बार सफलता मिलते मिलते रह जाती है, या कई बार व्यक्ति जो होता है अगर पॉलिटिक्स वगैरह में जाए, या कई बार जो है वो व्यक्ति कोई भी नया काम करना चाहे तो उसमें थोड़े से व्यवधान राहु देंगे। ऐसे केतु और राहु में अगर दोनों में अगर मैं इस कुंडली की चर्चा करूं तो केतु ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे राहु के मुकाबले। यहां राहु व्यक्ति के कुंडली में जरा गौर करिए, शनि से दृष्ट हैं, तो शनि की दृष्टि जो पड़ रही है वो कौन सी पड़ रही है? 10वीं दृष्टि पड़ रही है। और शनि जिस राशि को देख रहे हैं उस राशि का अधिपति कहां बैठा है? अष्टम में। और जिस राशि को शनि देख रहे हैं उस राशि का अधिपति शनि का शत्रु होता है। राहु वहां गुरु के साथ बैठा है। अब जरा गौर करिए, तो शनि और राहु का संबंध जब जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में हो जाए तो व्यक्ति को कई बार सफलता मिलते 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 रुक जाए, क्योंकि वहां पे वस्तुतः जो है वो गुरु बैठे हैं, जो दशम भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, राहु से प्रभावित होकर के। गुरु क्या कहते हैं? हे परमात्मा, मेरी स्तुति कभी भी राहु केतु के साथ मत बनाना। पर वास्तव में वो बन गई है, और जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग का मतलब क्या है? विपरीत राजयोग का मतलब है वो पहले विपरीत परिस्थिति खड़ा करे तब जाकर के कुछ दे दे, अगर उसके पास कुछ बल है तो, नहीं तो खीर खत्म, खीर नहीं मिले खाने को। तो वास्तव में गुरु जो हैं वो विपरीत स्थिति में फंसे हैं, क्योंकि जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति पहले आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति का निर्माण करेगा। तो किसके कारण? पिता के कारण। किसके कारण? जन्म कुंडली में भाइयों के कारण, भाई के कारण, कई बार समाज के कारण। व्यक्ति में उत्साह तो है लेकिन कई बार वो पहले शुरुआत में उसको समस्या में डालता है।
व्यक्ति के जीवन में आरंभ में कई बार कष्ट की स्थिति मिलती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो, कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रतियोगिता करनी पड़ती है, खुद को साबित करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, और राहु की दृष्टि यहां भी है, दरअसल गुरु की राशि है, तो गुरु और राहु दोनों का प्रभाव है। तो अब राहु जो है वो गुरुवत भी होंगे और गुरु को प्रभावित भी करेंगे, और वहां पे वो युद्ध में है जिसमें राहु बल से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो डिग्री में 28 डिग्री 9 कला के गुरु, और राहु जो है वो 28 डिग्री 29 कला के हैं, कला में वो आगे है। तो परछाई जो है वो प्रभावित कर रही है गुरु को इस वजह से। और वास्तव में जरा गौर करिए तो गुरु सप्तम भाव के अधिपति होकर के दशम भाव के अधिपति, ये सप्तम भाव है, थोड़ा तो कमजोर है ना, तो यहां के अधिपति होकर के राहु से प्रभावित, और यहां पे बुध बैठे हैं, पापकर्त्री भी लगा है। तो जिस भाव का अधिपति गुरु है वास्तव में उस भाव को पापकर्त्री लगा है, और वो भाव कमजोर भी हो रहा है क्योंकि वहां पे एक ऐसा भाव का अधिपति बैठा है जो 12वें भाव का अधिपति है, और राहु भी उसको देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कि अगर यही राहु मंगल से, शनि से और सूर्य से नहीं देखे जाते तो अच्छे परिणाम दे देते, लेकिन चूंकि वो शनि से प्रभावित हो रहे, ये त्रिक भाव है, तो अब व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़े। हालांकि व्यक्ति मेहनती भी इसी वजह से होगा क्योंकि यहां राहु बैठे हैं। तो ये एक बात, और धार्मिकता का पालन हमेशा ही करना होगा। अब व्यक्ति के पास चैलेंजिंग एक स्थिति बन रही है कि व्यक्ति धर्म को कितना अपने अंदर समाहित करता है, व्यक्ति धर्म का कितना मान रखता है, व्यक्ति कितना बड़े और गुरुजनों का आदर करता है, व्यक्ति कितना लोगों की आरतियां उतारता है, व्यक्ति कितना देवी का दर्शन करता है। दुर्गा जी का दर्शन हो जाए, गणेश जी का दर्शन हो जाए, बजरंग बली का दर्शन हो जाए, हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए, नित्य सूर्य को अर्घ देने का काम हो जाए। तो ये सारी चीजें जीवन में शामिल करने की अब आपको स्थिति बनी है, क्योंकि वास्तव में अगर जरा गौर करें तो मैं एकदम कैटेगराइज वे में कहूं या फिर एकदम एक के बाद एक ग्रहों को बात अगर ध्यान से देखते हैं तो सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में आधा फल कर रहे हैं और वो भाव से ठीक नहीं है। चंद्रमा नीच का है, मृतप्राय है, पर उसके पास पक्ष बल है, तो मृतप्राय होने के बावजूद भी व्यक्ति को कम से कम वो आगे लेके जाएगा, प्रतियोगिता में सफलता देगा, पर फिर भी उसको भी बलवान बनाना ही होगा, उस पर भी काम करना है। मंगल मित्र की राशि में है, थोड़े कमजोर, उनके पास अनुभव है, तो उसको जितना भी फल देगा वो मजबूत ही है, क्योंकि मंगल है वो और तीव्र है, क्योंकि वो पापी भाव का अधिपति है और पापग्रह का अधिपति पापग्रह है, तो इस वजह से वो उसको ठीक है। बुध जो है वो शत्रु के घर में वृद्धप्राय होकर के बैठे, गुरु जो है वो जन्म कुंडली में आधा मृतप्राय, तो फिर भी मृतप्राय होने के बावजूद भी वो इतना तो है कि व्यक्ति को जिला सकता है। शत्रु ग्रही शुक्र ये कमजोर, थोड़े से युवा हैं, पर तो वो अपनी दशा में व्यक्ति को लाभ देंगे और राजा बनाएंगे। शनि जो है वो जन्म कुंडली में अवस्था में, और शनि राहु केतु, तो शनि कुमार अवस्था में बैठे हैं, जरा गौर करिए, शनि जो है वो 20 डिग्री के हैं, तो कुमार अवस्था में हुए, राहु केतु मृतप्राय। मृतप्राय होने से कई बार राहु की दशा कमजोर बीतेगी, पर केतु की दशा कभी भी खराब नहीं जाएगी, केतु की दशा अच्छी जाएगी। अब ये आपकी कुंडली थी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कुंडली थोड़ी ठीक है पर थोड़ी कमजोर भी है, पर इसमें मैंने जितनी सारी चीजें भी बताई हैं, जैसे मित्रता का बोध करने से पहले व्यक्ति मित्र को पहचाने, कभी भी दो लोगों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए खुद आग में ना कूदे, अपने प्रभाव में जितना ज्यादा हो सके धार्मिकता का एहसास करता रहे, माता और पिता का आदर करे, माता के साथ और पिता के साथ संबंधों को और भी ज्यादा बेहतर और फ्लरिश करता रहे। प्रत्येक समय व्यक्ति सुबह को अर्घ दे, सूर्य को अर्घ दे, प्रत्येक दिन मंदिर का दर्शन किया करे, पूर्वजों का याद करता रहे, पूर्वजों का स्मरण करता रहे, और कभी भी गलत और निंदनीय कृत्य ना करे। समाज में एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर अपनी छवि बनाए जो बिल्कुल ही न्यायवादी है और परंपरागत है, और साथ ही साथ वो अपने घर में अपने प्रभावों को लेकर के बिल्कुल गंभीरता का पालन करे और कभी भी बचपना न करे। बचपना करे तो उसको उसका नुकसान हो, क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु राहु के साथ है, तो व्यक्ति को इस बात का चैलेंज भी मिलता देखा जा रहा है कि व्यक्ति कितना धार्मिक है और कितना अपने जीवन में धर्म का पोषण करता है। इस बात को हमेशा ही याद रखना होगा। अब कल इनकी कुंडली के नौमांस के बारे में चर्चा करेंगे। दाम्पत्य ठीक नहीं है, दाम्पत्य ठीक है, उसको लेकर के कभी भी चिंता होने की कोई आवश्यकता और चिंतित अपने आप को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भाव ठीक है। वहां पे लग्नेश स्वयं बैठे हैं, पापकर्त्री में है, तो व्यक्ति प्रेम कर सकता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो जिद में आ जाता है, ये बात बन सकती है, पर वहां भी कुंडली मिला लेने से कुंडली थोड़ी ठीक हो जाएगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मैंने बहुत ही गंभीरता से और सजग तरीके से इस बात को समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कुछ बात बने तो कल के कार्यक्रम को जरूर देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।